कुछ देर ढूंढने के बाद राहुल अचानक गुस्से में कहता है, पता नहीं आज यह लड़की कहाँ गई होगी। यह लड़की हर दिन कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। और फिर वो कर्नल मुझ पर चिल्लाता है। इस कर्नल को भी अपनी बेटी की रक्षा के लिए मैं ही मिला था क्या? पता नहीं रोज रोज सुबह किसको तलाशती है। जितने में राहुल की फोन की घंटी बजी। राहुल कहता है, नाम लिया नहीं कि मुसीबत का फोन आ गया। अब उस कर्नल को क्या कहूँ कि उसकी बेटी कहाँ है। राहुल को सोच, वरना यह कर्नल तुझे कच्चा चबा जाएगा। राहुल फोन उठाता है तो सामने से कर्नल बोलता है, राहुल तुम कहाँ हो? राहुल घबराया हुआ सर सर वो करने लगता है। तो कर्नल कहता है, वो क्या कर रहे हो? मेरी बेटी सीमा को आज तुम मॉर्निंग वॉक पे अपने साथ लेकर नहीं गए? राहुल कहता है, सर वो मुझे कोई जरूरी काम था तो थोड़ी देर हो गई। कर्नल राहुल से कहता है, अर्जेंट जल्दी से मेरे घर आओ, मुझे किसी काम से मुंबई जाना है। राहुल कहता है, ठीक है सर। राहुल फोन रख देता है और फिर मन ही मन सोचता है, यह सीमा तो मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर आई थी, लेकिन पता नहीं यह घर कैसी आ गई। इसको एक तो मैं 2 घंटे से पागलों की तरह तलाश रहा हूँ और यह महारानी बिना बताए घर चली गई। पता नहीं जब से आया हूँ इस कर्नल के घर, तब से मेरा दिमाग खराब कर रखा है। इसकी बेटी बड़ी अजीब है, ना कुछ बोलती है और गुमसुम सी रहती है। पता नहीं क्या हुआ होगा। और राहुल कर्नल के घर चला जाता है। राहुल जब कर्नल के घर जाता है तो रास्ते में उसे निशांत मिलता है। निशांत और राहुल दोनों दोस्त हैं। निशांत राहुल से कहता है, आज यह दिल्ली एक्सप्रेस इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? राहुल कहता है, कहाँ जाऊंगा, उस कर्नल के घर के अलावा। तब निशांत राहुल से कहता है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्यार से जवाब दे दो। राहुल कहता है, प्यार? जरा उस कर्नल के बेटे का बॉडीगार्ड बन के देख, जब पता चलेगा। तब निशांत कहता है, आज भी वो गायब हो गई क्या? तभी राहुल कहता है, नहीं, मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर आई थी। 1 मिनट के लिए पीछे मुड़ा, आगे देखा तो वो गायब। फिर कर्नल का फोन आता है कि तुम सीमा को क्यों नहीं लेके गए? अरे उस कर्नल को बताओ कि उसकी बेटी के चक्कर में मेरा क्या हाल हो चुका है। और वो कर्नल की बेटी कुछ बोलती ही नहीं है, एकदम चुपचाप रहती है। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। निशांत हंसने लगता है। तब राहुल कहता है, यहाँ मेरी लगी पड़ी है और तुम हंस रहे हो? जल्दी हटो यहाँ से, मुझे लेट हो रहा है। निशांत कहता है, मुझे भी जाना है कर्नल के घर। तब राहुल कहता है, तुझे क्यों जाना है? तब निशांत कहता है, कर्नल के साथ मुंबई जाना है। तब राहुल कहता है, क्यों? निशांत मन में सोचता है, अगर मैंने इसे बता दिया तो यह पता नहीं क्या कर देगा। और अब निशांत कहता है, कुछ नहीं, वो मुझे भी नहीं पता कर्नल मुंबई क्यों जा रहे हैं। दोनों साथ में कर्नल के घर जाने लगते हैं। तब निशांत कहता है, वैसे कर्नल की बेटी सुंदर है क्या? तब राहुल कहता है, काहे की सुंदर? उसने मेरी जिंदगी में तूफान ला कर रख दिया। तब निशांत कहता है, उसने नहीं, तूने अपनी जिंदगी में तूफान लाया है। अगर उस दिन वो सब नहीं होता तो आज यहाँ नहीं होता। जितने में राहुल का चेहरा मुरझा जाता है और वो उदास हो जाता है। तब निशांत को लगता है कि उसने बहुत गलत बोल दिया। वो बात को घुमाने के लिए कहता है, तूने चेक तो करा, कहीं कर्नल की बेटी गूंगी तो नहीं? तेरी सही किस्मत है, कर्नल की बेटी का बॉडीगार्ड बना है। मैंने सुना है कि कर्नल की बेटी बहुत खूबसूरत है। तब राहुल कहता है, खूबसूरत नहीं, आफत है। जितने में कर्नल का घर आ जाता है। कर्नल को दोनों जने सैल्यूट करते हैं। कर्नल राहुल से कहता है, मेरी बेटी का ख्याल रखना, वो अभी सो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस उम्मीद को नहीं तोड़ोगे। कर्नल और निशांत मुंबई की ओर रवाना हो जाते हैं। इधर राहुल निशांत की बात को याद करता है और गुस्से में तिल मिला जाता है। राहुल सोचता है, बस यह 3 महीने किसी तरह से इस कर्नल की बेटी की रक्षा करनी है, फिर मुझे उस रसीम को पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि रसीम जिंदा है? अगर उस रात वो गलती नहीं होती तो रसीम जिंदा है, यह सबको पता चल जाता। राहुल तुझे याद रखना है, तेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, रसीम की मौत। अब राहुल सीमा के कमरे में जाता है। तब वो देखता है कि सीमा सो रही है
राहुल उसके कमरे से बाहर आ जाता है और कहता है, मेरी नींद खराब करके मैडम कितनी आराम से सो रही है। और वो भी हॉल में आ जाता है। राहुल को वहां एक किताब दिखती है। वो उसे पढ़ने लग जाता है। किताब पढ़ते हुए उसे एक पेज पर सीमा की फोटो दिखती है। तब राहुल उस फोटो को देखता है और कहता है, ये हंसती भी है क्या? राहुल जब वो फोटो देखता है तो उसे आधी फोटो मिलती है और आधी फोटो कटी हुई। राहुल कहता है, यह फोटो तो पूरी नहीं है। और यह हाथ किसका है? सीमा के कमर पर। और वो पूरी किताब के अंदर ढूंढता है, शायद उसे आधी फोटो और मिल जाए, लेकिन उसे नहीं मिलती। और वो उस आधी फोटो को जेब में डाल लेता है। जितने में निशांत का फोन आता है और कहता है, ओए, दिल्ली एक्सप्रेस कैसा है? राहुल कहता है, अभी तो ठीक हूँ, बाद में पता नहीं। तब राहुल निशांत से कहता है, कर्नल और तुम मुंबई में किस लिए गए हो? कर्नल ने कुछ बताया क्या? तब निशांत कहता है, राहुल, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, और रख देता है। फोन रखने के बाद राहुल सोचता है, इसको कर्नल ने बुलाया है यहाँ, फिर यह मुझसे झूठ बोल रहा है। उधर निशांत कहता है, माफ कर मेरे दोस्त, लेकिन मैं तुझे यह नहीं बता सकता हम लोग मुंबई क्यों आए हैं। मैं नहीं चाहता कि तुझे यह बात पता चले। अगर तुझे यह बात पता चल गई तो पता नहीं तू क्या करेगा। उधर सीमा नींद से उठ जाती है और एक और बैठकर सोचती है, आखिर तुम कहाँ हो? सब कहते हैं तुम मर चुके हो, लेकिन मुझे पता है तुम जिंदा हो। तुम्हारे बिना अब नहीं रह जाता। अंश, अंश, अब तो आजा। क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हो? सीमा अपनी अलमारी के पास जाती है और एक फोटो निकाल कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल अपने अतीत के बारे में सोचता है। उस एक हादसे ने मेरी पूरी जिंदगी पलट दी और राहुल अपने पुरानी यादों में खो जाता है। बचपन में उसकी माँ के जाने के बाद उसके पापा ही उसकी जिंदगी थे, लेकिन उसके पापा बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते थे। राहुल के पापा उसे बहुत प्यार करते थे। राहुल बहुत कम अपने पापा से मिलता था। पापा से जब भी मिलता था तब राहुल हमेशा अपने पापा के साथ चिपका रहता था। राहुल के पापा ने राहुल की जिम्मेदारी अपनी बहन आशा को दे रखी थी। राहुल बचपन से लेकर बड़े होने तक उसकी परवरिश आशा ने ही की थी। आशा ने अपने बच्चे की तरह राहुल की देखभाल की। राहुल अब कॉलेज में आ चुका था। राहुल आज बहुत खुश था क्योंकि कल उसके पापा आने वाले थे। वो भी पूरे 2 साल बाद अपने पापा से मिलने वाला था। राहुल के पापा का राहुल के पास फोन आता है, लेकिन जब राहुल फोन उठाता है तब उसके पापा कहते हैं, मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगा, लेकिन तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। राहुल अपने पापा की दर्द भरी आवाज सुनकर चिंता करते हुए कहता है, पापा, आप कहाँ हो? पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप कहाँ हो? पापा! जितने में उसे एक आवाज सुनाई देती है। उस एक आवाज ने आज राहुल को हमेशा के लिए अनाथ कर दिया था। यह आवाज किसी और की नहीं, राहुल के पापा की होती है। कुछ देर के लिए शांति हो जाती है, फिर राहुल को वापस एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज राहुल के लिए अनजान व्यक्ति की होती है, जो कहता है, मर गया, अब इसका क्या करना है? रसीम भाई। जितने में फोन कट जाता है, लेकिन राहुल अब इस तरह फोन पकड़कर खड़ा होता है जैसे कोई पुतला खड़ा हो। जितने में आशा आती है, आशा राहुल को आवाज लगाती है, राहुल, ओ राहुल। लेकिन राहुल के दिल और दिमाग में बस वो एक आवाज गूंज रही थी, जो उसके पापा की होती है, और उसे आशा की आवाज नहीं सुनाई देती। जितने में आशा उसे पकड़कर जोर जोर से कहती है, राहुल, ओ राहुल, क्या हुआ? तब राहुल को होश आता है और अपनी बुआ को रोते हुए सब बातें बताता है। राहुल फिर कहता है, बुआ, मुझे लगता है किसी ने हमारे साथ कोई मजाक किया है। फिर कहता है, नहीं नहीं राहुल, तू भी ना क्या सोच रहा है? तेरे पापा नहीं, कोई और होगा। राहुल, तू सपना मत देख। राहुल, तू सपना देख रहा है। लेकिन उसकी बुआ एक कोने में बैठ के अपने भाई को याद करने लगी। राहुल को उम्मीद थी कि उसके पापा जिंदा है, लेकिन आशा को यकीन हो गया उसका भाई अब नहीं रहा। वही राहुल जल्दी से खड़ा होता है
और आशा से कहता है, बुआ आप मुझे पापा के ऑफिस का पता दो, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। राहुल को आज तक यह नहीं पता था कि उसके पापा क्या काम करते हैं। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके पापा किसी कंपनी में मैनेजर है और उनका काम दूसरे देशों की कंपनी के साथ डील करना है अपनी कंपनी के लिए। वही आशा राहुल को कहती है, राहुल शांत हो जाओ। निशांत जो निशांत जो आशा का बेटा राहुल का दोस्त और भाई है, वो अभी आर्मी में था यार और छुट्टी पर घर आ रखा था। अभी वो किसी काम से कहीं गया हुआ था। राहुल कहता है, बुआ बुआ निशांत बाद में आ जाएगा, मुझे पापा के बारे में पता करना है। पता नहीं किसने इतना बेकार सा मजाक करा है। राहुल बस अपने पापा की रट लगा रखी थी। तब आशा जोर से कहती है, राहुल चुप हो जाओ, अपने आप को संभालो। राहुल तुम्हारे पापा अब जिंदा नहीं रहे, वो मजाक या सपना नहीं, वो सच है। तुम्हारे पापा मर चुके हैं। अब राहुल आशा से कहता है, बुआ आप क्या बात कर रहे हो, पापा जिंदा है। तब आशा कहती है, ये सच है कि तुम्हारे पापा नहीं रहे, एक ना एक दिन होना ही था। तब राहुल कहता है, बुआ आप कहना क्या चाहती हैं, आप इतने विश्वास के साथ ऐसा क्यों कह रही हैं। आशा कहती है, राहुल तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारे पापा तुमसे ज्यादा अपने काम से प्यार करते थे। वो नहीं चाहते थे उनके काम के चक्कर में तुम्हें कुछ हो। राहुल आशा से पूछता है, अब कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। जितने में निशांत आ जाता है और राहुल को कहता है, ओए दिल्ली एक्सप्रेस, क्या हुआ, तुम और मम्मी रो क्यों रहे हो। तब निशांत को अंदाजा लग जाता है कुछ ना कुछ हुआ है। निशांत को राहुल कहता है, देखना बुआ क्या कह रही है, एक तो पापा का फोन नहीं मिल रहा, ऊपर से वो पापा के ऑफिस का पता भी नहीं बता रही। जितने में निशांत राहुल को कहता है, भाई पहले शांत हो, हम दोनों साथ चलकर मामा जी का पता करेंगे। जितने में आशा राहुल के लिए पानी लाती है और निशांत राहुल को भी पानी पिला देता है, जिसमें 5 मिनट में ही राहुल बेहोश होकर गिर जाता है। वही निशांत राहुल को अपने कमरे में ले जाकर उसे सुला देता है। बाद में वो अपनी माँ आशा के पास आता है और देखता है कि आशा एक कोने में बैठकर अपने भाई की फोटो देखकर रो रही थी। वही निशांत अपनी मम्मी को कहता है, आप चुप हो जाओ, आप चुप नहीं होगे तो राहुल का ख्याल कौन रखेगा, और आप राहुल को सच नहीं बता सकती। आपको पता है ना, वो एक फोन कॉल था, शायद कोई मजाक कर रहा होगा। अगर मामा जी को कुछ होता तो अब तक फोन आ जाता। जितने में फोन की घंटी बजती है, राहुल अपने अतीत की यादों से वर्तमान में आ जाता है। राहुल फोन उठाता है, दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, क्या हुआ, भूल गए, क्या हुआ भूल गए मुझे। तब राहुल कहता है, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। दूसरी तरफ से मुझे लगा कि तुम उस दिन मर गए होंगे, तभी तो उस दिन के बाद मुझे कोई पागलों की तरह तलाश नहीं करा। जितने में राहुल कहता है कि तुझे जिस दिन मैंने तुझे तलाश लिया ना, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन जरूर होगा। मेरी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, तुझे मार के ही खत्म होगी। जितने में फोन कट जाता है, राहुल वो नंबर जिस नंबर से फोन आया था वो अपने एक दोस्त को देता है और कहता है, इस नंबर का पता बता, कहाँ से फोन किया है उसने। वही दूसरी ओर सीमा अपने लैपटॉप में अंश की फोटो देख रही होती है। तभी उसे याद आता है कि वो अपनी कार की चाबी लेकर बाहर की तरफ निकलने लगती है। तभी राहुल की नजर सीमा पर जाती है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो सीमा, तुमसे मतलब, मेरे रास्ते से हट। राहुल कहता है, आप कहीं नहीं जा सकती जब तक कर्नल घर ना आ जाए। आपको जहां पर भी जाना है कर्नल को बताकर चले जाना। फिर तभी सीमा कहती है, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, मुझे किसको बताना और किसको नहीं। जितने में राहुल कहता है, तुमसे बात करना बकवास है, और कर्नल को फोन मिला देता है और कहता है, सर सीमा मैडम आपसे बात करना चाहती है। तभी सीमा राहुल से फोन ले लेती है और कर्नल को कहती है, पापा मुझे कहीं जाना है, अपने इस बॉडीगार्ड से कहे मुझे जाने दे। तब कर्नल कहता है, कहाँ जाना है तुम्हें इतनी रात को, इतनी रात हो गई कि अब सही नहीं होगा,
कि तुम कहीं जाओ, वो भी इस राहुल के बिना। तब सीमा कहती है, यह सवाल पूछने का हक आप कब का खो चुके हैं और मुझे कहाँ जाना है। और दूसरी बात, इतनी रात थी तो आप भूल रही हैं मैं कौन हूँ। जितने में कर्नल कहता है, ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन सुबह तक रुक जाओ। तब सीमा कहती है, ठीक है, और फोन रख। और फोन राहुल को दे देती है। अब कर्नल राहुल से कहता है, ध्यान रखना यह कहीं ना जाए। और सीमा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं राहुल हॉल में बैठ जाता है। तभी उसके फोन की बेल बजती है। वो फोन उसके दोस्त का होता है, जिसे उसने उस फोन के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। वो कहता है, राहुल, इस नंबर को ट्रैक नहीं किया जा सकता। तब राहुल कहता है, ठीक है, और राहुल फोन रख देता है और अपनी पुरानी यादों में वापस आ जाता है। वो याद करता है कि उस दिन जब उसे होश आता है तो वो अपने कमरे में अपने आप को पाता है और सर भारी भारी महसूस करता है। फिर धीरे धीरे राहुल को सब याद आ जाता है। उसे फोन कॉल, पापा, सब याद आ जाता है और वो अपने पापा की तलाश करने के लिए खड़ा हो जाता है और कमरे से निकलता ही है कि हॉल में उसे भीड़ दिखाई देती है और एकाएक सब लोग राहुल को देख रहे होते हैं। जब लोगों की भीड़ अलग होती है तो राहुल अपने सामने अपने पापा की लाश देखकर एक पुतले की तरह खड़ा हो जाता है। ना ही कोई आंसू होते हैं और अपने पापा की लाश के बगल में बैठ जाता है और अपने पापा को देखते रहता है। निशांत राहुल के पास आता है, लेकिन राहुल को कुछ होश नहीं होता। वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह अपने पापा को देखता रहता है। तभी निशांत राहुल को बोलता है, लेकिन उस समय राहुल को ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई, सिर्फ अपने पापा के अलावा। जितने में पंडित जी कहती है, अंतिम संस्कार का समय हो गया है। तभी निशांत राहुल को पकड़कर सब काम करवाता है। राहुल को कुछ होश नहीं होता। वो जब उसके पापा को शमशान घाट लेके जाते हैं, पूरे रास्ते निशांत राहुल को पकड़कर लेके जाता है। राहुल की आंखों में एक भी आंसू नहीं होता और ना ही कुछ भाव। निशांत राहुल को बहुत बार कोशिश करता है राहुल को होश में लाने की, लेकिन राहुल एक बुत बनकर खड़ा था। जब निशांत राहुल का हाथ पकड़कर उसके पिता की चिता को आग लगाता है, राहुल जोर से चिल्लाता है, पापा, पापा, और रोने लगता है और अपने पापा की चिता के पास जाने लगता है। निशांत उसे पकड़ कर रखता है और राहुल जब तक उसके पापा की चिता शांत नहीं हो जाती तब तक वहीं रहता है और रोता रहता है। और अब निशांत समझाकर उसे घर ले आता है। राहुल पूरी रात अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है और बस अपने पापा को याद करते रहता है। अब राहुल के कानों में बस एक आवाज थी, रसीम। अब वो किसी भी तरीके से अपने पापा के हथियारों से बदला लेना चाहता था। वो सुबह सुबह आशा के पास आता है और कहता है, मुझे पापा किस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का पता दो। तभी पीछे से निशांत आता है और राहुल को कहता है, राहुल, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, अभी हम शाम को चलते हैं। तब राहुल कहता है, कल तुमने मुझे नशे की गोली दे दी थी, लेकिन आज नहीं। आखिर तुम लोग मेरे पापा की कंपनी का नाम क्यों नहीं बता रहे हो? और कल ये बुआ क्या कह रही थी, एक न एक दिन होना ही था। आखिर क्या काम करते थे बताओ ना। और राहुल अब गुस्से से पागल हो जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो एक रो एजेंट थे, एक बेहतरीन रो एजेंट, जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश की रक्षा की। तभी राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि पीछे आशा के पति रमेश होते हैं, यानी कि राहुल के फूफा जी, जो एक आर्मी के हेड ऑफिसर होते हैं। तब राहुल कहता है, यह क्या कह रहे हो आप फूफा जी? तब रमेश कहते हैं, सच, वो सच जिसने तुम्हारे पापा ने तुमसे इस दुनिया से छिपा कर रखा। हमें गर्व है तुम्हारे पापा पर। राहुल यह बात सुनकर सन्न रह जाता है और तभी निशांत और आशा कहते हैं, हाँ यह सच है। तो रमेश कहता है, लेकिन मुझे बहुत दुख है, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। तभी राहुल कहता है, मैं उस रसीम से अपने पापा की मौत का बदला लूंगा। तब रमेश कहता है, तुमने क्या बोला रसीम? तुम ये क्या बोल रहे हो? तब राहुल कहता है, मेरे पापा को रसीम ने मारा है। तब निशांत कहता है,
राहुल, यह नहीं हो सकता। राहुल कहता है, यह क्यों नहीं हो सकता? तभी रमेश कहता है, मरा हुआ आदमी कैसे तुम्हारे पापा को मार सकता है? रसीम 2 साल पहले एक एनकाउंटर में मारा गया था। तुम अपने पापा की आवाज सुनकर इस तरह होश खो बैठे हो कि तुमने सही से सुना ही नहीं होगा। और अब फूफा जी राहुल को कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे पापा के असली कातिल को हम मार के ही दम लेंगे। तब राहुल मन ही मन सोचता है कि ये लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है रसीम जिंदा है और मुझे अपने पापा के कातिल तक बस एक ही रास्ता लेके जाएगा। अब बस अपने मन ही मन में रसीम से बदला लेना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। वो पूरे दिन रात रसीम की हर एक बात जानने लगा था, कैसे उसकी मौत हुई। लेकिन राहुल सबको यह दिखाता कि वो अब नॉर्मल हो गया है और रसीम मर चुका है। लेकिन राहुल के लिए यह सब काफी नहीं था। राहुल 2 हफ्ते बाद अपने फूफा जी के पास जाता है और कहता है, मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है ताकि मैं अपने पापा की तरह ही अपनी देश की रक्षा कर सकूं। राहुल अब बस किसी भी तरीके से रसीम से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने आर्मी के एग्जाम को अच्छे नंबर से पास किया और ट्रेनिंग के लिए देहरादून चला गया। ट्रेनिंग में अपनी जी जान लगाकर राहुल एक आर्मी का बेहतरीन कमांडर बन गया था। राहुल की पोस्टिंग पंजाब में होती है, जहां उसे सीक्रेट एजेंट के तौर पर ड्रग्स माफिया में शामिल किया जाता है। वहां राहुल अपना नाम बदलकर शाहरुख रख लेता है। ड्रग्स माफिया गैंग में राहुल की मुलाकात रहमान से होती है, जो ड्रग्स माफिया का लीडर होता है। राहुल किसी भी तरीके से रहमान का दिल जीत लेता है और जब राहुल रहमान का राइट हैंड बन जाता है, राहुल इस गैंग की सूचना अपने चीफ के पास किसी न किसी तरीके से दे देता था। अगर गैंग में किसी को शक होता कि इस गैंग में कोई पुलिस का खबरी है, तो राहुल किसी और का नाम लगाकर आसानी से बच निकलता था। राहुल एक दिन रहमान के साथ बैठकर बातें करता है और रहमान से यह पता करने की कोशिश करता है कि उसे यह ड्रग्स कहाँ से मिलते हैं और उनका बॉस कौन है। इसलिए वे रहमान को दारू पिलाता है, जिसे वो टल्ली होकर आसानी से बता दे। लेकिन जब रहमान नशे की हालत में कहता है कि मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ, दुनिया के लिए यह ड्रग्स का गैंग मैं चलाता हूँ, लेकिन मेरे बॉस कोई और है, राहुल कहता है, भाई यह तुम क्या कह रहे हो? तुम नहीं तो कौन है? तब रहमान तब रहमान बोलता है, रसीम। और रहमान बेहोश हो जाता है। राहुल रसीम का नाम सुनकर खून खोलने लगता है और रहमान को जोर से कॉलर पकड़कर कहता है, कहाँ है वो? बता वरना मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन रहमान ज्यादा दारू पीने के कारण बेहोश हो जाता है और अब राहुल के कानों में अपने पापा की आखिरी आवाज गूंज रही थी। वो अब बस रसीम को मारना चाहता था। राहुल रात भर अपने पापा को याद करता है और रसीम से बदले लेने के बारे में सोचता है। सुबह वो रहमान से मिलने के लिए जाता है कि कहीं उसे रात की कोई बात याद तो नहीं। लेकिन जब वो देखता है तो रहमान उसे कहता है, आओ शाहरुख मियाँ, आज हम बहुत खुश हैं। तब राहुल बोलता है, क्यों जनाब? तब रहमान कहता है, आज हमारे आका रसीम मियाँ आ रहे हैं। राहुल यह सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, यह रसीम कौन है? तब रहमान कहता है, यह हमारे बॉस है। आज तक उनसे कोई नहीं मिला, बस आज तुम ही मिल रहे हो। वो तुम्हारे काम से बहुत खुश है, इसलिए तुमसे मिलना चाहते हैं। राहुल कहता है, हमसे? तब रहमान कहता है, हाँ तुमसे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। राहुल सोचता है यह सूचना चीफ को बतानी होगी। राहुल अपने चीफ को यह सूचना देता है। तब उसका चीफ कहता है, यह नहीं हो सकता, रसीम मर चुका है ऑफिसर। राहुल कहता है, मुझ पर विश्वास करें। राहुल की बात सुनकर चीफ कहता है, ठीक है, मैं अपनी एक टीम भेज देता हूँ। वैसे मुझे विश्वास तो नहीं है कि रसीम जिंदा है। अब राहुल रहमान के पास चला जाता है। उधर रहमान कहता है, शाहरुख मियाँ, आज तो इतनी जल्दी तैयार हो गए, लगता है आप हमसे भी ज्यादा जल्दी में हैं रसीम आका से मिलने के लिए। तब राहुल कहता है, क्यों नहीं, जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था वो आज आ ही गया। तब रहमान कहता है,
क्या मतलब? तब राहुल कहता है, मेरा मतलब है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि बॉस मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे कामों से खुश है। तब रहमान कहता है, यह सही कहा। एक आदमी आता है जिसे देखकर रहमान कहता है, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, आप तो रात को आने वाले थे। तब वो आदमी कहता है, मैंने तुम्हें गलत बताया था कि मैं रात को आने वाला था, लेकिन तुम तो वाकिफ हो, मेरी यह पुरानी आदत है। तुम्हें पता है कि मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। भाईजान, आप तो फालतू में चिंतित हो रहे थे, किसी को भी शक नहीं हुआ होगा उस दिन के बाद आप जिंदा हो। तब वो आदमी कहता है, फिर भी मुझे कोई भी जोखिम नहीं लेना। यह तो सही कहा रसीम भाईजान। रसीम नाम रसीम नाम सुनते ही राहुल का खून खौल उठता है और वो सोच रहा था कि अभी इसके सिर में बहुत सारी गोलियां चला दे। तभी रसीम की नजर राहुल पे पड़ती है और रहमान से कहता है, अच्छा यह है वो लड़का शाहरुख। तभी रहमान कहता है कि हाँ भाईजान, यही है जिसने हमारे गैंग में छिपे गद्दारों को निकाला है और हमारे ड्रग्स के बिजनेस को पुलिस की नजरों से बचा हमारे लोगों तक ड्रग्स दिए हैं। रसीम कहता है, हम तो कब से शाहरुख से मिलने वाले थे, लेकिन तुम्हें तो पता है। तभी रसीम शाहरुख के पास आता है और कहता है कि हम तुम्हारे काम से खुश हो गए। तब राहुल कहता है, इसमें खुश होने वाली क्या बात है, यह तो मेरा काम है। आगे आगे देखिए, मैं आपका और आपके इस धंधे को कितना आगे लेके जाता हूँ, आप सोच नहीं सकते। मन ही मन राहुल सोचता है, मन तो कर रहा है कि सारी की सारी गोली तेरे भेजे में डाल दूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तू मर गया तो हमें उन आतंकवादियों के बारे में कौन बताएगा जो आज भारत में है। पता नहीं क्या तुम प्लान कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि कोई और अनाथ हो। तब तो मुझे किसी भी तरीके से चीफ तक ये सूचना देनी होगी। एक जल्दी से टीम भेजे, वरना रसीम हाथ से निकल जाएगा। जितने में रसीम शाहरुख को कहता है, कहाँ खो गए तुम राहुल? राहुल कहता है, कहीं नहीं। जितने में रहमान रसीम को कहता है, आप थोड़ी देर आराम कर ले, आप थक गए होंगे। तब रसीम कहता है, रहमान मियाँ, मैं नहीं थका, जिस जरूरी काम के लिए आया हूँ वो करके यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता उस दिन के बाद किसी को पता चले। तब रहमान शाहरुख की ओर देखता है और कहता है, तुम एक बार बाहर देख कर आओ, सब ठीक है ना? राहुल वहां से चला जाता है और सोचता है, यही असली मौका है। राहुल बाहर निकलकर अपने कमरे में जाता है और अपने बैग से सैटेलाइट फोन निकाल चीप को मिलाता है और राहुल कहता है, चीप, सब गड़बड़ हो गया। तब चीप तब चीप कहता है, मुझे पता था कि रसीम कब का मर गया है और कोई और उस गैंग का हेड है। तब राहुल कहता है, चीप, रसीम ही है उस गैंग का हेड, लेकिन ये अभी आ गया। तब चीप कहता है, क्या बात कर रहे हो? रसीम जिंदा है? तुमने उसे देखा? फिर इन लोगों ने तुम्हें गलत समय क्यों बताया? राहुल, तुम जल्दी से रसीम और रहमान के पास जाके यह पता करो कि वो क्या बात कर रहे हैं और उन आतंकवादियों के बारे में सूचना इकट्ठा करने की कोशिश करो जिनके लिए तुम इस गैंग में भर्ती हुए हो। मैं 2 घंटे के अंदर ही कमांडर के साथ वहां आ जाऊंगा। आज पता चल जाएगा कि वो आतंकवादी कहाँ है और यह भी कि रसीम जिंदा है कि नहीं। वैसे राहुल, मुझे डाउट भी लग रहा है तुमने उस आदमी की शक्ल सही से नहीं देखा होगा, क्योंकि रसीम का एनकाउंटर मैंने किया था और वो मर गया था। तब राहुल कहता है, चीफ, रसीम के चेहरे को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, मुझे पक्का यकीन है। तब चीफ कहता है, वो तो 2 घंटे बाद पता चल जाएगा। राहुल फोन रख देता है। राहुल जब फोन रखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी बातें किसी ने सुन ली, लेकिन वो उस आदमी को नहीं देख पाता। उधर रसीम रहमान से कहता है, बॉस ने कहा है कि 2 महीने बाद इस काम को अंजाम देना है। बॉस ने सभी तैयारी कर ली और हाँ, बॉस ने तुम्हें यह भी कहा है तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ऑफिसर जासूस के तौर पर तुम्हारे साथ काम करे हैं। अभी तक सबको यह लगता है कि हम ड्रग्स का धंधा करते हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा असली मकसद क्या है।
यहाँ तक कि शाहरुख को भी नहीं। तुम्हें पता है ना, कुछ साल पहले हमने भी एक आदमी पर अंधा विश्वास किया था, लेकिन उसका क्या हाल हुआ वो पता है ना। बॉस नहीं चाहते हैं कि और नए लोगों को पता चले। जितने ज्यादा लोग, इतना मिशन का फेल होना है। इसलिए किसी को नहीं पता होना चाहिए कि 2 महीने के बाद क्या होगा। तब रहमान कहता है, ठीक है भाईजान। जितने में राहुल के घर की घंटी बजती है और राहुल अतीत से वर्तमान में आ जाता है। वो दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने कर्नल और निशांत है। राहुल कर्नल को देखता है। तब कर्नल कहता है, घर के अंदर आने दो। तब कर्नल घर के अंदर आते हैं। कर्नल सीमा को आवाज लगाते हैं। तब सीमा कोई जवाब नहीं देती। कर्नल 3-4 बार सीमा को आवाज लगाते हैं, लेकिन सीमा कोई जवाब नहीं देती। राहुल कहता है, सो रही है, इसलिए ही आपकी आवाज नहीं सुन पा रही। लेकिन कर्नल को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कर्नल सीमा के कमरे की ओर जाता है। तभी निशांत राहुल से कहता है, आज तो इस सीमा नाम की बला से मिल के रहूंगा, जिसने राहुल की जिंदगी में तूफान लाकर रख दिया है। वही राहुल कहता है, तुझे बड़ी दिलचस्पी है जीतने में। कर्नल जोर से राहुल को आवाज लगाते हैं। राहुल कहता है, अब इस लड़के ने क्या कर दिया। राहुल और निशांत दोनों सीमा के कमरे में आते हैं। तब वो देखते हैं कि सीमा अपने कमरे में नहीं है। खिड़की खुली हुई है और खिड़की पर दुपट्टा बंधा हुआ है। राहुल मन ही मन सोचता है, यह लड़की कहाँ चली गई। पहले से मुसीबत कम है जो अब इस लड़की की पागलपंती। और तभी कर्नल राहुल से कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सीमा को कहीं मत जाने देना। राहुल कहता है, सर मेरा विश्वास करें, आपके मना करने के बाद वो अपने कमरे में चली गई थी। मैं रात को चेक करने गया था, सीमा अपने कमरे में थी। तब राहुल सीमा के रूम में कुछ देर देखता है। यह लड़की कभी भी किसी की बात नहीं सुनती, हमेशा अपने मन की ही करती है। और राहुल को कहते हैं, राहुल तुम सीमा की तलाश करके घर लेकर आओ और साथ में निशांत को भी लेके जाओ। राहुल कहता है, ठीक है। अब कर्नल राहुल को जाने के लिए कहता है और निशांत को कहता है, तुम 1 मिनट यहीं रुको। राहुल के जाने के बाद कर्नल निशांत को कहता है, राहुल को यह मत बताना हम मुंबई गए थे। निशांत कहता है, कर्नल अपने आप से बात करता है और कहता है, तुम समझ नहीं रही हो सीमा, मैंने तुम्हें क्यों रोक के रखा है। उधर राहुल निशांत को कहता है, आज इस लड़की की वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। मेरे ऊपर पहले से ही एक इल्जाम है, ऊपर से इस लड़की के कारण मुझे और लापरवाह का इल्जाम लग जाएगा। बस एक बार यह लड़की मिल जाए फिर बताता हूँ। पता नहीं है, अपनी ही दुनिया में रहती है। मुझे आज तक पता नहीं चला यह लड़की कहाँ जाती है। आज तो इसने हद ही कर दी। राहुल कहता है, मुझे लगता है कि यह हर बार की तरह 3 घंटे के अंदर आ जाएगी, लेकिन अब 3 घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ है। किसी खतरे में तो नहीं। सभी पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दे दी, फिर भी पता नहीं कहाँ गई है। अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। अगर यह नहीं मिली तो मैं कैसे। तभी राहुल निशांत को देखकर चुप हो जाता है। निशांत कहता है, क्या बोल रहे हो, पूरा बोल। तब राहुल कहता है, मेरे कहने का मतलब है, मैं कैसे अपने आप को साबित कर पाऊंगा कि मैं लापरवाह नहीं हूँ। तब निशांत का फोन बजता है और निशांत बात करके फोन कट कर देता है। राहुल कहता है, क्या हुआ। तब निशांत कहता है, किसी ने बताया है कि सीमा की कार को मैसूरी के रास्ते जाते देखा है। निशांत और राहुल मसूरी आ जाते हैं। तभी निशांत कहता है, वो सब तो ठीक है, हम मसूरी में सीमा को कहाँ तलाश करेंगे। मैंने कभी सीमा को नहीं देखा, तूने तो देखा है, और ना ही हमारे पास उसकी फोटो है। तब राहुल कहता है, किसने कहा उसको फोटो नहीं है, मेरे पास है। निशांत अपना पर्स निकालता है और सीमा की फोटो निकालता है जो उसे किताब के अंदर मिली थी। राहुल कहता है, क्या बात है, हमारे राहुल को प्यार हो गया। तभी लड़की की फोटो को पर्स में लेके घूम रहे हैं। तब राहुल कहता है, जैसा तू सोच रहा है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यह फोटो मुझे मिली थी, शायद उसे बाद में लौटा दूंगा। पहली बार इस फोटो को देखकर मुझे लगा यह लड़की हंसना भी जानती है।
तभी निशांत कहता है, मुझे भी दिखा कौन है यह। कर्नल की बेटी, मैं भी तो देखूं, किसने तेरी नाक में दम का रखा है। राहुल कहता है, यह ले। निशांत फोटो देखने ही वाला होता है कि हवा का तेज झोंका आता है और फोटो उड़ जाती है। निशांत फोटो को पकड़ने की कोशिश करता है कि उसके हाथ में नहीं आती। तभी राहुल उस फोटो को पकड़ लेता है और कहता है, क्या इस फोटो के साथ खेल रहा है? बड़ी टेढ़ी खीर है यह लड़की, इसकी फोटो भी नखरे दिखा रही है। तभी निशांत कहता है, वो देख कर्नल की गाड़ी। राहुल और निशांत अपनी गाड़ी में बैठकर कर्नल की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। राहुल और निशांत दोनों को सीमा का चेहरा नहीं दिखता क्योंकि वो कार चला रही थी। और राहुल और निशांत की गाड़ी से आगे होते राहुल और निशांत सीमा की गाड़ी का पीछा होते हैं। तभी लाल बत्ती हो जाती है और राहुल और निशांत की गाड़ी जाम में फंस जाती है और सीमा की गाड़ी उनसे बहुत आगे निकल जाती है। वो वापस सीमा को खो देते हैं। राहुल और निशांत एक होटल में जाते हैं और एक कमरा बुक करते हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। निशांत कहता है, आज बहुत दिनों में तेरे साथ रूम शेयर कर रहा हूँ। राहुल कहता है, यह तो तूने ठीक कहा। दोनों दिन के थके होने के कारण नींद आ जाती है। सुबह राहुल फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाता है और निशांत कमरे में सोकर उठता है। तभी उसकी नजर राहुल के पर्स पर जाती है। वो सोचता है मैं भी देखूं तो यह सीमा कौन है, और वो राहुल के पर्स को खोलता है और उसे एक फोटो मिलती है। वो फोटो देखता है और कहता है, यह तो मामा की फोटो है। राहुल मामा को बहुत मिस करता है। तभी निशांत को पर्स के कोने में एक फोटो दिखती है और निशांत इस फोटो को निकाल कर देखता है तो वो चौंक जाता है और सोचता है, इसकी फोटो राहुल के पास क्या करी है। तभी राहुल फ्रेश होकर आता है। निशांत हकलाते हुए कहता है, राहुल, यह फोटो तेरे पास क्या करी है?" तब राहुल कहता है, क्या हुआ, तू ऐसे हकला क्यों रहा है? तब राहुल निशांत के हाथों से वो फोटो लेता है और कहता है, यही तो है सीमा, जिसने मेरी जिंदगी में तूफान ला रखा है। निशांत कहता है, सीमा, और यह कैसे? राहुल कहता है, मतलब क्या है तेरा? अरे कुछ नहीं। और जल्दी जल्दी में राहुल को कहता है, माया, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी बाहर जाकर आया। तब राहुल कहता है, तुझे यहाँ कौन सा काम याद आ गया? तब निशांत कहता है, वो मुझे किसी को जरूरी फोन करना था और मैं भूल गया। और अब निशांत रूम से चला जाता है। राहुल कहता है, इसे क्या हुआ सीमा की फोटो देखने के बाद? लेकिन निशांत कमरे से बाहर आकर अकेले में अपने आप से बात करता है, यह कैसे हो सकता है? अरे ये क्या? क्या निशांत सीमा को जानता है? और अगर जानता भी है तो उसने राहुल को कुछ बताया क्यों नहीं? आखिर क्या कहानी है इसके पीछे की? और ये सीमा अचानक कहाँ चली गई? ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।